सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज कौमी असम्बली में अवामी नुमाइंदों को महंगाई के नाम पर एक दूसरे के लत्ते लेते हुए देखा तो बेसाख्ता गालिब याद आ गए। क्या खूब कह गए हैं, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। कौमी असम्बली में आज जो कुछ हुआ सब महवे हैरत हैं कि यह क्या था। जहां नाम बदनाम हुआ महंगाई का, शोर मचाया गया गरीब की दुहाई का और असल में मुकाबला हुआ सियासी खुदनुमाई का। अगर यही है हमारी सियासत तो मेरे नजदीक यह है काबिल मजम्मत। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल से चल रहा है। कल शोला बयानी थी तो आज नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। क्या कौमी असम्बली के मुकद्दस ऐवान में यह लड़ाई अवाम के दर्द में छिड़ने लगी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि हुकूमती बेंचों से तकरीर करते हुए उमर अयूब के मुंह से दानिस्ता या ना दानिस्ता एक लफ्ज 10% निकल गया, जिस पर ऐवान में जलजला आ गया। पीपल्स पार्टी अरकान ने उमर अयूब का घेराव कर लिया। क्या ही अच्छा होता कि यह घेराव महंगाई खत्म ना करने पर होता, लेकिन कड़वा सच यह है कि महंगाई का अजाब तो अवाम पर टूट रहा है। इसकी जुबानी मजम्मत काफी है। जब बात अपनी लीडरशिप पर आ जाए तो जान की बाजी लगाना फिर ही बनता है। यही है हमारी सियासत, यही है खुद को अवामी खादिम की सियासी मेराज। हैरत तो मुझे हुकूमती अराकीन से 10 साल मुल्क छोड़कर ना जाने की गारंटी मांगने वाले शाहिद खाकान अब्बासी के खिताब पर भी हुई, जिनकी अपनी क़यादत अहले अयाल समेत लंदन बैठी है, जिनकी बेटी लंदन जाने के लिए हर हरबा आजमा रही है। वो दूसरों से ये गारंटी मांग रहे हैं। इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना कहूं तो क्या कहूं, ये सियासत नहीं तो और क्या है। महंगाई और आटे चीनी के बहरान पर हुकूमत पर तनकीद की गई, लेकिन मजाल है जो एक तजवीज भी ऑपोजिशन की तरफ से आई हो। पीपल्स पार्टी इस कार्य खैर में सबसे आगे है, लेकिन सवाल सिंध हुकूमत का भी है कि 18वीं तरमीम के बाद उसने अपने तौर पर महंगाई को खत्म करने के लिए क्या इक़दाम किए। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्कुलर रेलवे के मुकदमे में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया कि इसे यह काम सौंपने का मतलब है काम को खूह खाते में डाल देना। क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से इसका जवाब भी आएगा? आज प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबूदौर साहब मेरे साथ हैं। लेकिन आज जो कुछ कौमी असम्बली मुकद्दस ऐवान जिसको कहते हैं वहां हुआ, सबसे पहले उसके मनाजिर देखिए, फिर उस पर बात। तो 2008 में जब हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई, और 2013 में जो हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई। तो ये जेब नहीं देता कि वो लोग जो खुद जा चुके हों दूसरे को उसी चीज पे तनकीद करें। वहां ये नहीं होता है कि किसी MNA का बंदा है तो वो उसको नौकरी मिल जाए। वहां ये नहीं होता है कि सेक्रेटरी को सर फोन करें तो नौकरी मिल जाए। जो लोग IMF के कॉरिडोर्स में भी नहीं घुस सकते हैं वो IMF के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बैठ के तनकीद कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग उसने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। मूडीज ने क्या कहा जनाब स्पीकर? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऐसी है कि इसको स्टेबल का ग्रेड दिया जाए। पिछली हुकूमत ने 5 साल में जितने कुएं खोदे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत ने 14 महीनों में कर दिखाया। जनाब स्पीकर, ये फर्क होता है। मैं एक आपको मिसाल देता हूं। यहाँ पे एक शख्स ने जनाब स्पीकर, एक ये पिछले दहाई का तकरीबन 10 साल पहले वो उन्होंने एक बायर से सदर मुमलिकत को बुलाया। ये एक लतीफा है, उसको 10% कहते थे। ये मूडीज की और IMF की तारीफ करके काम नहीं चलेगा। जो वज़ीर ख़ज़ाना ने आज फरमाया ये सब बातें पहले भी कर चुके हैं। ये अगर उस वक्त जीरो ग्रोथ थी तो आज नेगेटिव है। माशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम से हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ, क्योंकि एक बात भी हकीकत पर मबनी नहीं है। एक बात भी यहाँ कोई अवाम को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। फाड़ दो अपना PTIMF की एग्रीमेंट को, बाहर फेंक दे इस PTIMF को एग्रीमेंट को, वापस जाओ IMF के सामने और रीनेगोशिएट करें ताकि पाकिस्तान के मुफाद में हम डील लेकर आए। रीनेगोशिएट करें ताकि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुफाद में डील लेकर आए। हम जानते हैं कि आप नालायक है, आप नाअहल है, नालायक है।
असद खरल साहब, आपने सुना बिलावल कह रहे हैं जी दोबारा आप मुज़ाकरात करें IMF से, और वो खबर भी आ गया है IMF से कि कोई मिनी बजट अब नहीं आ रहा। बहरहाल जो टैक्स है, जो टारगेट है, उसको भी कम नहीं किया जाएगा, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो उमर अयूब साहब के साथ वहाँ पर होने लगा था, गिरेबान की तरफ बात आ गई, गुत्थम गुत्था हुए, वहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं गुत्थम गुत्था ना हो, ये खुद बुलाते हैं कि जनाब यहाँ पर नहीं आ रहे जनाब वजीर खजाना साहब, अब वो मुशीर खजाना वो आते हैं तो ये माहौल हो जाता है। ये देखिए मनाजिर दिखा रहे हैं आपको, आज पूरे पाकिस्तान ने ये देखा है, ये 10% कह देना ये इतना बड़ा जुर्म है। मैं उनकी साइड नहीं रहा उमर अयूब की, अभी बाबर साहब मुझे बता रहे थे उनके बारे में भी, उनके ख़ानदान के बारे में बहुत कुछ है, उस पर बात कर लेंगे। और साथ ही शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जी जब मुशीर खजाना ने कहा कि ये ना कहा करें कि फ़लाँ बंदा IMF का है, उन्होंने कहा वो हम यही पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी हुब्बुल वतनी पर ये शक ना करें, हमें कोई गद्दार ना बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा जी ये गारंटी दे दें आपके 10 साल आप पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अपनी लीडरशिप उनकी इख्तियार करने पाकिस्तान आ जाती है। तो ये किस लिहाज से ये बातें करते हैं? और पीपल्स पार्टी को महंगाई पर जो कुछ होता रहा उस पर दुख नहीं था, 10% कहने पर वो कहते हैं जी छोड़ेंगे नहीं किसी। उन्होंने 10% वैसे कहा है, लेकिन नाम नहीं लिया, नाम नहीं ज्यादती की है। जिनके बारे में 10% कहा है, मेरा ख्याल है मामला तो 50% है, अब तो वो पुरानी बात थी 10%, अब तो 50% भी मामला क्रॉस कर गया है, उससे भी शायद ज़्यादा। मामला ये है कि 2-3 चीज़ें हैं उसामा साहब। एक मैं जो बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे बात मैं कर रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे, अप्रैल 2018 की बात कर रहा हूँ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क की, एक इदारे की, मैं कह भी देता हूँ 4 स्टार जनरल, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, वो अलविदाई मुलाकात करने के लिए गए। मुलाकात हुई, बड़े खुशगवार माहौल में हुई, जैसे भी हुई। वहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कोट एंड कोट में बात कर रहा हूँ, कोट एंड कोट, इसको कुरान पे हलफ दे के शाहिद खाकान अब्बासी रिबट कर दें, मैं माफ़ी मांग लूँगा। और मैं वो प्रूव भी कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। अब ये देखें, इससे बड़ा भयानक खेल पाकिस्तान से खेला नहीं जा सकता, जो मैं बात मैं करने जा रहा हूँ। हुआ क्या? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा उस 4 स्टार जनरल को कि मुझे ये तो नहीं पता, बात सुने जरा जुमला, मुझे ये तो नहीं पता हुकूमत किसकी आएगी 3 माह बाद। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं यकीन से मैं गारंटी करता हूं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जिस तरह वो हुकूमत कोई भी होगी वो सस्टेन नहीं कर सकेगी, वो सस्टेन नहीं कर सकेगी, वो प्रिवेल नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमने इतनी तबाही फेरी है। ये अपना मेरा तजिया है, क्योंकि उनको पता था कि मैंने इतनी तबाही हमने फेर दी इदारों में। वो पूरी एक लंबी लिस्ट है कि सर्कुलर डेट कितना छोड़ा, छोटी सी अगर कहें तो लिस्ट ज़बानी जनरली एक छोटी सी झूठ भी हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब पंजाब स्पीड, पंजाब के अंदर 10 साल रूल किया। 2007-8 जब गए परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब, 110 अरब का सरप्लस था पंजाब में। था। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब 2 अदवार 600 अरब का 1200 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए पंजाब के लिए सर। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब जिनको चोर और डाकू और 10% पता नहीं किनको कहा जा रहा है, मुझे तो नहीं पता, सॉरी जरदारी साहब के वाले से जो इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, इस तरह शायद लगा होगा पीपल पार्टी को, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल उनके दौर में, जरदारी साहब के दौर में भी गैस में सर्कुलर डेट 0 था। हाँ जी, ऐसे ही 0 था। जी। ये जो बड़े बनते हैं एक मिनट, जब जरदारी साहब का टेन्योर खत्म हुआ था उस वक्त 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, और जिसको गैस का नहीं था। अच्छा, कंप्लीट प्लीज। जब ये नून लीग गई है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि वो भी कुछ 150-200 पर इन्होंने पहुंचा दिया। अच्छा, फिर अगली सुन ले, सुई सदन सुई नॉर्दर्न दिवाली 150 अरब 150 अरब पहुंचाया, तबाही कर दी। मुशर्रफ जब गया स्टील मिल प्रॉफिट में जी, सरप्लस जी, उस तरह उससे पहले यानी पीपल पार्टी की भी दौर कर ले, उससे स्टील जो PIX प्रॉफिट में आगे अगली इंडिकेटर आ जाए। अब सर्कुलर डेट जिस तरह था बिजली का, वो तो आपने बताया 600 अरब, IPPs का 480 अरब की पेमेंट थी। पीपल्स पार्टी को 100, चले लंबी बात है उसको छोड़ दे, इसको इस पे छोड़ दे, आगे आ जाए।
आगे बहुत सारी एक लंबी दास्तान है। अब अहम बात, 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। जीपीएस प्लस मिलने के बावजूद 2017-18 तक जब मिल चुका था, नून लीग, तजर्बाकार बिजनेसमैन, तजर्बाकार खिलाड़ी, 21 अरब डॉलर क्या थी आपकी एक्सपोर्ट थी और 55 अरब डॉलर आपकी इंपोर्ट थी। अच्छा, इस तरह बड़े लंबे मुझे ये बताएं, 30 अरब डॉलर सालाना ये छोड़ करके अच्छा, शायद खान अब्बासी साहब जो ये कह रहे हैं किस मुंह से काबे जाओगे गालिब, वो शर्म तुमको मगर नहीं। अच्छा, मुझे ये बताया गारंटी कौन दे रहा है और जिला वतनी के लिए कौन भागा, टाटा करके बाय बाय करके संदूक लेके कौन भागा था? अभी कौन गया बाहर? अभी कौन जाने के लिए तैयार है? आ नहीं रहे, शर्म नहीं आ रही। 2008 में भी इलेक्शन से पहले शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा, वो होती है, कौन सी होती है वो जो मुझे नहीं पता कौन कहता है। बाबर साहब, बिलावल के बात कर ले। बिलावल साहब ने जो बात, छोटी सी बिलावल ने जो बात की IMF पीटीआई जो उसने कहा है, आपका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मैं चार्टर ऑफ डाकूक्रेसी कहता हूं, जो आपने मुकमका बनाया हुआ था, जिस तरह आपने बात भी की है कि पाकिस्तानी अगर बंदा, ये तो ज्यादती जुल्म है कि यार अगर किसी बड़े इदारे में वो सर्व करता है, उसके ऊपर आप गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा देते हैं, उसके ऊपर आप उन इदारों के साथ उसको आपको ऑनर होनी चाहिए मुल्क के लिए। यार आपके वो इदारे जिनको आप एजेंट कहते हैं, वो इदारे आपके मुल्क के शहरियों को अगर ऑनर या ओहदे देते हैं, सर आप उनके ऊपर 7:18 हो गए, हमने इसके अलावा एक खबर भी करनी। बाबर साहब, ये बिलावल साहब जब कह रहे थे ना IMF से रीनेगोशिएट करें और बड़ा बुरा, और फिर ये कि जी बाहर के लोग बिठा दिए हैं, IMF से नेगोशिएट कर रहा है, तो वी शेख साहब ने अपनी तकरीर में कई दफा इशारा किया कि मैं कई हुकूमतों में रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को भी यही पसंद आए थे सर, पीपल्स पार्टी को यही पसंद थे। पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज शेख साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF के साथ उस वक्त भी निगोशिएट करते रहे हैं। उस वक्त भी जो IMF के से जो भी लोनिंग हुई वो हफीज शेख के ज़रिए से ही हुई। और बिलावल साहब अब जो वो कर रहे हैं वो भी आपके सामने, या तो आप मुझे बता दें आपको पैकेज ले आए, आप बता दें कि जनाब मैं ये पैकेज लेके आ सकता हूँ, ये पैकेज भी हो सकता है, उससे कि जी नरमी की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, जितने आपके कर्जे हैं और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपके सामने है। अब जो गवर्नमेंट कर रही है वो सारी एफर्ट जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन इसमें उसामा साहब जो मेन चीज़ है ना, मुझे ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि इस गवर्नमेंट के पास गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इनको गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, जो असल चीज़ है। ये कोई भी और गवर्नमेंट होती उसने यही करना था। IMF से लोनी के अलावा आपके पास कोई और सोर्स था ही नहीं, बहुत देर का साल। अब ये जो गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी की है ना, ये बेस्ट है कि जो डेफिसिट आ रहा है रेवेन्यू में, उस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आप जो है वो अदारे जो नुकसान में जा रहे हैं उनको आप बेच रहे हैं। मैं तो बल्कि खान साहब का वो आइडिया जो है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो आइडिया आगे आना चाहिए, उस पर वर्क होना चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये जो कमिश्नर हाउसेज हैं, ये जो डिप्टी कमिश्नर हाउसेज हैं, ये जो DPO हाउसेज हैं, ये दोस्त करने देंगे यही तो असल इशू है। उसामा साहब खरबों रुपए की ये लैंड है यार। मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, कोई डिप्टी कमिश्नर हाउस नहीं हो सका सर, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं हो सका, प्रेसिडेंट हाउस नहीं हो सका। पहले आप अपना शुरू करें, वहां पे शॉपिंग मॉल बनाए, शॉपिंग मॉल पहले अपने घर से शुरू करें ना। प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बना था, नहीं ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कमिश्नर का आप घर ले ले, जो पता नहीं कितने साल 20 साल की नौकरी के बाद गया। सुन तो ले, कमिश्नर का इशू नहीं है, डॉक्टर साहब जो बात कर समझे। कमिश्नर हाउस, डिप्टी मैंने बेताशा लोकेशन पे है शहरों के अंदर। मैंने बेताशा डिप्टी कमिश्नर से बात की है, मेरी वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए इतना, वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं यार इतने बड़े 20 एकड़ में घर वो तो हम फिर ही नहीं सकते, हमने तो देखे ही नहीं है। मसला ये लैंड है वो बेचे और उसमें जो पैसे हैं उससे आप लोगों की जमीन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को बेचे ना, OLX ना करे, पाकिस्तान को आप उसमें प्लाजे बनाए कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। खैरल साहब बेताशा जमीनें तो सरकारी कब्जे पे गई हुई हैं। ये जो बात की है ना, वहाँ पे वो प्राइम लोकेशन पे है शहरों में, आप बना दे, आप कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट कर दे, बस तो अरबों रुपए मानना आपका रेंट पे आएगा, वहाँ पे अरबों रुपए मानना। मैं ये अच्छी तजवीज़ है और गलत है बात सही है, लेकिन ये जो अदारे हैं ना, ये जो अदारे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है।
आप ऐसे सारे इदारे, चाहे वो PIA है, चाहे जितने भी इदारे हैं जो कि नुकसान में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार पे एक बोझ है, उसको प्राइवेटाइज करें और उससे जो पैसा आता है वो आवाम को लगाएं, सर बजाय के आवाम को टैक्स लगाने के। सिर्फ 10 सेकंड, ये जो एक नया मामला आ गया है कि यूटिलिटी स्टोर पर, ये तो और ज़्यादा, आज हमारे प्रोड्यूसर भी कह रहे थे कि जी ये क्या हुआ, 68 से 70 चीनी हो गई, 170 से घी 175 हो गया, तो ये तो उल्टा महंगा कर दिया है बजाय इसके कि सस्ता करने के। ये कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी ये तो 2 रुपये चीनी महंगी हो गई, 5 रुपये घी महंगा हो गया, बजाय कह तो रहे हैं। सामा साहब, मेरा एक सवाल है, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं ये शुगर मिल मालकान से एग्रीमेंट्स करते हैं, ये उनसे चीनी उठाते हैं। हाँ जी, ज़रा वो कागज़ तो उठाएं, वो एग्रीमेंट तो सामने लेके आए। जब इन्होंने शुगर मिल मालकान से ये चीनी जब खरीदते हैं तो वो चीनी स्टॉक उन्हीं मिलों में रहती है, उन्होंने जब इन्होंने उठानी होती है वहाँ से उठा लेते हैं। ज़रा ये चेक करें कि इन्होंने खरीदी कितने की थी। 40 रुपए की या 45 रुपए की इन्होंने चीनी उनसे खरीदी हुई है शुगर मिल मालकान से। यूटिलिटी स्टोर ने, ये आप कागज चेक कर लें, रिकॉर्ड चेक कर लें, नहीं तो मैं ले आऊंगा वो रिकॉर्ड भी, मैं वो भी रिकॉर्ड ले आऊंगा। और वो चीनी भी खराब होती है, वो क्वालिटी और है, और आम आप 80 रुपए साहब यूटिलिटी स्टोर जो है वो खुद प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस पे वो खुद प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो रिश्वत और वो 2 नंबरी अलग हैं जो दुकानदारों को बेच देते हैं, और वो सारा कुछ लहदा है। 40 रुपए इसलिए रखी 6 महीने साल। अच्छा सर, अगली खबर ब्रेक हो जाएगी सर, अगली खबर बड़ी अहम है सर्कुलर रेलवे के हवाले से, बल्कि पूरे रेलवे के हवाले से। आज असद उमर साहब को बुलाया हुआ था, शेख रशीद साहब को बुलाया हुआ था, उसमें 3 माह का वक्त दिया गया है कि सर्कुलर रेलवे को आप इसको ऑपरेशनल करें, कि कब्जा अगर छुड़वा भी रहे हैं आप तो वो दोबारा कब्जा हो जाएगा उधर, और उसको आप देखें। फिर ML1 जो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मंसूबा कहा जा रहा है, कराची से पेशावर तक ये मेन लाइन बिछानी है ट्रेन की, उसके बारे में ये टाइम लाइन दी गई है। उन्होंने कहा जी 2 साल में मुकम्मल करें। बहुत सी बातें की गई जी पता नहीं 5 साल लगे, उन्होंने कहा नहीं काम करना हो सकता है। लेकिन बाबर साहब, जो सबसे अहम बात मेरी नज़र में थी, शर्म से मैं पानी हो रहा था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी हुकूमत से, लेकिन फिर भी कि चीफ जस्टिस कराची से उनका ताल्लुक, वो सिंध हुकूमत 3-4 दफा नाम आया कि जी सर्कुलर रेलवे का सिंध हुकूमत से भी कहें, उन्होंने भी कुछ, और कहते सिंध हुकूमत का नाम ना लें वरना तो कभी काम ही नहीं होगा, सिंध हुकूमत की बात ना करें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, किस कदर शर्म की बात है। सामा साहब, उससे ज्यादा शर्म की बात ये नहीं है कि जब लाड़काना की डेवलपमेंट की बात आई और पता चला कि यहाँ पर 80 अरब रुपया खर्च हो चुका है लाड़काना की डेवलपमेंट पर, और वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, तो उस वक्त चीफ जस्टिस का ये कहना था कि डाइन भी 8 घर छोड़ देती है। आपने तो वो 8 घर नहीं छोड़े, आप तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, अपने जाती जिला में जहाँ से पीपल पार्टी का स्टार्ट हुआ, आपने तो उनको नहीं बख्शा, वहाँ पर आप सारा पैसा खा गए। तो ये सर्कुलर जो रेलवे है ये किस बाकी मूली है? ये क्या करेंगे? ये उनके साथ मिल जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट जो है, अब खरल साहब स्टोरियां दे के थक गए। ओमनी ग्रुप किस तरह से इन्होंने शुगर मिले जो थी वो सारी दिवालिया कर दी, किस तरह से सरकारी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए, सारा कराची जो है वो इन्होंने मलिक रियाज को बेच दिया, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के। आपको तो एक मलिक रियाज कहते हैं, वहां पे जो बिल्डर माफिया है ना, उसामा साहब, डोगर साहब अगर जी उसामा साहब, मामला ये है सर, जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ना, मैं आपको ये बात बताऊं, चीफ जस्टिस कराची के भी हैं, उनका फैमिली भी वहां पे है जी, और पाकिस्तान का दर्द भी वो रखते हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूँ जी बिल्कुल सही, वो इतना ज्यादा दर्द रखते हैं कि आप यू कांट इमेजिन। क्योंकि मैं 2012 से उनके सामने पेश हो रहा हूँ, 2012 में जो पहला 100 मोटो मेरा हुआ था सर, जल्दी तो अब मामला ये कि उनके पास ऐसे फैक्ट सामने आते हैं, लोग खत भी भेजते हैं। मैं वहाँ पे हेयरिंग्स के अंदर होता हूँ, समात के अंदर होता हूँ, बड़े बड़े सीनियर वकला, उनके फेलो जजेस, जो कहानियाँ वहाँ पे करप्शन की सामने आ रही हैं। जब उनका ना कराची जो सर्कुलर, जो रेलवे सर्कुलर है सिंध हुकूमत को दे दें, तो उनका इसका मतलब है जो कराची ने जो सिंध ट्रांसपोर्ट यानी डिपार्टमेंट को उनका जो उसका हशर किया है। अब मुझे वैसे आज ईरान में हूँ, यानी ये उल्टी गंगा बह रही है, यानी हुकूमत को क्रेडिट लेना मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बैकिंग कर रही है सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए। वहां पे कमिश्नर जो है वो एम्बेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA। सुन लें, मुझे तो इस पे भी हैरानी है कि शेख रशीद रेलवे सुन तो ले सर, क्या काम किया है, माफिया के सामने कोई खड़ा ही नहीं होना चाह रहा। सुन तो ले सर, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। शेख रशीद साहब वहां पे कहानी क्या सुना रहे हैं, मैं उनकी बात सुना रहा था जुबानी। जी, वो कहते हैं जी बताया कि रात को भी ऑपरेशन है,
सर्कल रेलवे में बहुत मजामत हो रही है जनाब, खवातीन मजामत कर रही हैं। शेख रशीद ने कराची सर्कल गाजी खाली करके अदालत के पास ही आएंगे। मुझे ये बताएं, यानी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये तुम्हें खाली करा के दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है हुकूमत को, रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन है के जो नौसरबाज फ्राडी हैं जिन्होंने की मिली बगर से जिनको सिंध बिल्डिंग उसामा साहब अथॉरिटी को निकाल दिया, अरबों खरबों के बिल्डर माफिया को, इदारों को, सिंध हुकूमत को, वो सिंध हुकूमत से ज्यादा शेख रशीद को दर्द उठ रहा है ये लोगों के घर। उन्होंने कहा आप भी बुलडोजर लेके कमिश्नर को कहा जाएं गिराएं, आप हम डिलीवर, आपको तो खुश होना चाहिए आप डिलीवर। फिर उनका कब तक 2 माह, कहते नहीं हो सकता, उनकी क्यों, फिर चैनी कंपनी का ठेका आगे उनको वो 2 माह में कर देगी। मामला ये है कि मुझे तो वैसे हैरानी है उसामा साहब कि जो काम हुकूमतें ख्वाहिश करनी चाहिए, हुकूमतों को ख्वाहिश करनी चाहिए। उसामा साहब ये जमीन शेख रशीद साहब की अपनी जाती होती और वहां पर ये सारा कब्जा हुआ होता और सुप्रीम कोर्ट कहती कि इसको खाली कराओ, तो मैं देखता कि कैसे शेख रशीद छोड़ते। सुप्रीम कोर्ट रातों रात ये कब्जा खाली होना था। आपकी बात है कि शेख रशीद ने कहा जी पैसे नहीं है, उन्होंने कहा जी आप 4-5 प्रॉपर्टीज लाहौर और कराची में दे दें, मामला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक कराची का है, लेकिन ये रॉयल पाम है सर, ये रॉयल पाम है, बेचे इसको रॉयल पाम। इससे मैं कह रहा हूँ कि इससे जितनी सारे मसले हल हो जाने। नीयत नहीं है उसामा साहब, नीयत नहीं है। ये बिल्डर ये सारे दिल है, लेकिन चीफ जस्टिस अच्छा 21 फरवरी को लगे हुए हैं ना, 21 फरवरी को आप हेयरिंग है, रेलवे उन्हीं की वजह से बनना है। क्रेडिट ऑल द क्रेडिट गोज टू जिस तरह बल्दियाती इंतखाब सुप्रीम कोर्ट ने से करवाया, ब्रेक का वक्त है, हुकूमत से ये सर्कुलर रेलवे और ये ML1 अगर बनेगा और सिंध में करप्शन की खात्मा होगा तो इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। ओवर जा रहे हैं हम, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करते हैं जनाब के अब लंदन में क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे क्या कुछ यहाँ पर पक रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला अब पता चला लंदन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से अहम रहा है। अब चहमगोइयाँ होने लगी कि चौधरी निसार साहब जो जब से मुस्लिम लीग नून बनी तब से लेकर आज तक नून लीग के ही साथ हैं। उन्होंने अभी नून लीग छोड़ने का कोई बाकायदा ऐलान उस तरह से नहीं किया। अब कहा जा रहा था कि चौधरी निसार साहब भी अपने इलाज के लिए लंदन गए हैं तो कोई मुलाकात हो सकती है नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया है। बाबर डोगर साहब, ये नून लीग के लिए कोई अच्छी बात है? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं गद्दारी करूंगा उन लोगों से जिस तरह मुझे धोखा दिया चौधरी निसार ने। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि जनाब मैं तीमारदारी के लिए क्या जाऊंगा, मेरी तीमारदारी की ज़रूरत है, मेरा पता करने आइएगा। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि चौधरी निसार बड़ा सीरियसली बीमार है और एक मोजी मर्ज में है, अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। तो एक तो चीज़ ये है कि इसमें जो मुलाकात वाला लोग एंगल निकाल रहे हैं वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी मुकम्मल तौर पर जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तो वो अपनी ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, बड़ी सीरियस। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ से पहले भी जब कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी उस वक़्त भी ये जब इयादत का था तो उस वक़्त भी मियाँ साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था और उसके बाद कई मौके आए लेकिन ये इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो अभी भी मेरा नहीं, मुझे तो मुलाकात का कोई चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मियाँ साहब जो हैं वो ख़ुद अब जल्द वो अस्पताल में एडमिट होने वाले हैं, उनकी अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाली है और उस दौरान आप देखेंगे कि मरियम भी वहाँ पर पहुँच जाएंगी। अगले महीने आप देखेंगे कि मरियम लंदन में होंगी, मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ। जो मर्जी बयानात आ रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो मर्जी कहे, फेडरल गवर्नमेंट जो मर्जी कहे, मरियम मार्च में लंदन में होंगी, मियाँ साहब के पास होंगी। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात कर रहा हूँ, आपके सामने आप देखेंगे। ये जी नोट कर लिया जी। एक ये चौधरी निसार की कोई मुलाकात ना शहबाज शरीफ से है, ना इसहाक डार से है, ना ही नवाज शरीफ से है, किसी से नहीं है। वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, एक ये। उसके बाद PMLN के अंदर रिफ्ट बड़ी सख्त है।
PMLN में एक शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है, ग्रुपिंग बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ का ग्रुप है, ख्वाजा आसिफ हैं, दूसरी तरफ शायद खान अब्बासी हैं, जिनको मरीम की पूरी बैकिंग हासिल है, वो पूरी तरह से मरीम को बैक कर रही हैं। एहसन इकबाल जो हैं वो भी जो ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ के जो कैंप में थे उनके और सफदर साहब जो हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि बड़ी शिद्दत से बढ़ते जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने यहाँ तक एफर्ट की कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जो हेड हैं वो हैं सफदर, कैप्टन सफदर। अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि ना यूथ का जो हेड होगा उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सफदर साहब फारिग है, वो तो अब मेरा ख्याल है 60 साल के होने वाले हैं, और उनका अगर वो हेड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये साजिश के पीछे हाथ किसका हो सकता है जो उनको बेचारों को डिसमेडल कर दिया? ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ कि उनके पास एक बेचारों का एक ही ओहदा मिला था जो पिछले 20 साल से निभा रहे हैं, वो यूथ विंग के हेड हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के कैंप मरियम साहबा के में है या शहबाज शरीफ के? सब बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के कैंप में है। नहीं, मैं नहीं से डॉक्टर साहब मैं, और उन्होंने दो जरूर है उनके कैंप में भी जरूर हैं, लेकिन प्रवेल जब नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ भी उनको मानते हैं, कायद है, मेरे वालिद किसे भी बढ़ के है, और मरियम साहब आपका मतलब ये, आपका कहने का मतलब ये है कैप्टन सफदर को यूथ विंग से निकालने के लिए मरियम साहब, मैं नहीं कुछ कह रहा, आप यही कह रहे हैं, समझदार है। आपने कहा साजिश के पीछे कौन है? मैं कह रहा हूँ पहले 1500 रियाल के वजीफे की उसके ऊपर जो बात, उसके ऊपर बेचारे के आज ताना बना हुआ है कि जनाब वो तो उसको दाना क्या उन्होंने खुद माना था। हाँ? उन्होंने खुद कहा है। मेरे रिटर्न में इस तरह की लिखी थी वो पता नहीं सुसर देते थे कौन को, वो उनको देते थे मानना। हालांकि वैसे मैं ऐसे लोगों के ऊपर भी मैं क्या करूं कि जो पाक फौज में कैप्टन हो। मुझे एक बात बताएं, और फोर्सेस में सर्व किया, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं रिटायर अभी की मैं बात कर रहा हूं, रिटायरमेंट के बाद 1500 रियाल लेते रहे। अच्छा बाबर साहब, रिटायरमेंट के बाद मैं किस तरह का बंदा करेगा? इनकम टैक्स रिटर्न तो वो जमा नहीं करवाते, उनको इनकम उनको जनाब इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया कि जनाब आपने तो कुछ जमा ही कुछ नहीं करवाया। उन्होंने कहा जी मेरे को है कि सोरे के घर पे मैं रहना वहाँ, अपने ससुर के घर रहता हूँ, बच्चे मेरे वहीं हैं, खर्चा मेरा वही उठाते, तो मैं क्या मरियम साहब मेरे पास वो पेंशन है, पेंशन मरियम साहबा जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं थी, 1485 कनाल जमीन 1 अरब रुपया तकरीबन वो उनके पास था। जारी बात है कैप्टन साहब तो फिर जरूर की देर थी, मतलब अच्छा खासा। अच्छा लेकिन इसमें एक अहम चीज है, खर्चा एक अहम चीज है, मरियम साहिबा ने जो ऑनलाइन अपने वीजे अप्लाई किए हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट वहां से ऑनलाइन तो डन नहीं है, पासपोर्ट जमा करवाएंगे तो वीजा स्टैंप होगा। पहले क्या लग चुके हैं? नहीं ऑनलाइन अभी पासपोर्ट मिला ही नहीं तो वीजा कहाँ लगेगा? नहीं वो तो ऑनलाइन अप्लाई किया था, वो अप्रूवल आ गई हुई है, अप्रूवल आ गई, ऑनलाइन अप्रूवल है। उसमें जो अप्रूवल नहीं, तो यूके का प्रोसेस ये होता है कि आप जो अपना पासपोर्ट है वो फेडेक्स के जरिए यहाँ पे गंगाराम लाहौर से करो तो भिजवा देंगे, आप अप्लाई ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही करना, वो वहां से आगे उसके बाद आगे मेल आ जाती है, अपॉइंटमेंट बनती है। आप जिस तरह नवाज साहब, अच्छा सर बात पूरी हो जाए, मैंने एक सवाल आगे तो सुन ले। अब उन्होंने जो नाम दिए ना उसमें कैप्टन सफदर नहीं है, मरियम की बेटी है, उनके दामाद हैं, उनकी बेटी की बेटी है और एक जाती मुलाजिम है। 5 बंदों का वीजा अप्लाई किया, कैप्टन सफदर नहीं है उनमें। सर फिर शायद खान अब्बासी इसलिए कहते हैं ना कि 10 साल गारंटी देके बाहर नहीं जाएंगे, वो देखिए कैप्टन सफदर साहब नहीं जा रहे, आपने लीडर से मांगे, इसलिए किसी को तो रहने दे, कोई तो पाकिस्तान में रहे ना। नहीं शायर खान अब्बासी साहब कह रहे हैं नहीं उन्होंने, मैंने कहा कि उन्होंने इसलिए तो दावा किया कि 10 साल तक ये हुकूमत के जो मुआशी दानिश्वर हैं यहाँ रहे, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर हमारे पास होगा, हम दिखाएंगे, देखिए हमारे लोग नहीं छोड़ के जाते कैप्टन सफदर साहब। एक हमजा थे सफदर की गारंटी है, हमजा छट गए ने, अब शरूर सार के शासन के पीछे कौन है? नहीं डॉक्टर साहब तुम मार दे, मरियम साहब बाहर भिजवा रहे थे, कैप्टन साहब तुम ना कढा रहे। अच्छा एक सवाल, कैप्टन साहब को तो आपने जमानत उधर खारिज होकर फिर इधर पड़ा हुआ बेचारा, तो ये सारे के शासन नहीं, वैसे इतने बेचारे नहीं है वो, सुनते हुए सारे देखिए मेरी बात सुने, जो बाल डॉट से डॉट सर मुझे बताएं, एक सवाल है, ये डॉट से डॉट बाश ही मार्च में नहीं आ रहे, ये भी और मरियम का मार्च आपने करा दिया, मरियम मार्च में लंदन जाएगी। अच्छा खलील साहब ये बताएं, धोखा किसने किसको दिया? ये चौधरी निसार साहब के बारे में जो मैं चौधरी निसार एक जला हुआ कारतूस है, मौलाना फजल रहमान और चौधरी निसार जो है इसके ऊपर टाइम जाया नहीं करना चाहिए। वैसे मैं खलील साहब से एग्री करता हूं, अब चौधरी निसार साहब का काम खत्म है, हम उनको खबरों में उठाते हैं, लेकिन बड़ा लंबा सियासी वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, की तरफ से कोई उनको छोटे सुन ले, उन्होंने धोखा दिया कभी नवाज शरीफ? किन्होंने? उनकी क्या मजाल है?
अच्छा, अच्छा, तो फिर नवाज शरीफ क्यों कहते हैं जी और सुन गद्दारी तो ले, करूंगा? मेरी सुन ले बात। अच्छा, उन्होंने को पता नहीं कि मतलब कोई मसला है, उन्होंने प्रॉब्लम है। मसला क्या है? ये खुर्शीद शाह, ये अयान अली के टिकट कहाँ से बनते हैं? वो 2017 में होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे पता है बिलावल के टिकट और आए की होता है। मेरे पास है, लेकिन मैं अभी वीडियो डॉक्टर आसम वीडियो मैं नहीं अभी दूंगा नहीं। जो उनके साथ कौमी असम्बली के अंदर उनकी आपने देख ली बड़ी चुधराहट। कौमी असम्बली ने जो सेंटर एतजाज एहसन साहब ने जो उनके बारे में जो पप्पू पटवारी और जो क्या क्या लफाज नहीं कहे और किस तरह उन्होंने फपतियां कसी वहां पे, और नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे। तो लेकिन देखें पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा चुपते चौधरी निसार ही थे। और सोन तो क्या ओ किया क्या उन्होंने ओमनी ग्रुप के तो एफआईआर ने केस बताया, कंप्रोमाइज किया। सुन ले अगली इनकी वारदात, इनकी औकात सुन ले। मुझे अच्छा लफ्ज नहीं है, अच्छा लफ्ज नहीं है, सुन ले। जब जनरल मुशर्रफ रिटायर्ड ने जाना था बाहर, एक डील हुई। मैं हालांकि बात बड़ी खौफनाक है जो मैं कर रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। डील हुई, डील में यह था कि नून लीग हुकूमत जो है इनको बाहर जाने देगी। अच्छा ठीक है, डील हो गई। शहबाज शरीफ, निसार, और क्योंकि निसार आपको पता दोनों तरफ उनके राब्ते थे, उनको मीडिएटर डाला गया। शहबाज और नवाज शरीफ ने हो गई, गारंटी हो गई। उसके बाद एकदम ECL में नाम शो निसार नाराज हो गए। नाराज अब उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम ISA के DG थे और जनरल जो रहील शरीफ थे वो आर्मी चीफ थे, और मुशर्रफ को बाहर भेजना। इकबाल ने तो कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा। और सोन तो बड़ा कुछ कहते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वकीलों ने मुशर्रफ के ऊपर अटैक का प्लान बना लिया। आपको पता है जब उसको पेशी के लिए लाया गया, वकील इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हम इसको मारेंगे। अब ये एक तमाशा लगा हुआ था वहां पे, बाहर कमिटमेंट हो गई। ये वज़ीर दाखिला भी थे, दोनों तरफ खेल भी रहे थे। शहबाज शरीफ बीच में पड़े। इन्होंने सुन ले छोटी सी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीट। इसके बाद क्या इन्होंने इस्तीफा दिया, रुक गए। उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने मॉडल टिट और शहबाज शरीफ के साथ मिलने आए। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ लेके आए। उसके बाद ये अगली बात, जनरल रहील सलाम सुन ले, और ये एक जगह बैठ के नवाज शरीफ ने कहा ठीक है जी, इसको माफी और उसको मैं बाहर जाने देता हूँ। ECL से नाम निकलवा दिया। ये इनकी औकात है, ये बसात है। शहबाज शरीफ इनको पकड़ के ना बच्चों की तरह, पप्पू बच्चों की तरह, वो नवाज शरीफ के ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान की बात करेंगे। ब्रेक के फौरन बाद। अब पता चला। अब पता चला। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बहुत उनको पसंद करती है, सराहती है पूरी तुर्क कौम को, और पाकिस्तानी कौम को एक दूसरे के बहुत करीब देखा जाता है तारीख़ी तौर पर भी। अब ये दौरा बड़ा अहम कहा जा रहा है बाबर डोगर साहब कि एक तो ये कि कश्मीर के हवाले से जिन ममालिक ने आवाज़ उठाई पाकिस्तान के साथ खड़े, उनमें तुर्क सर फहरिस्त है। उसके बाद आप देखें कि 60 कारोबारी शख्सियात उनके साथ आ रही हैं। दोहरी शहरियत का मामला भी है दोनों ममालिक के दरमियान। इसके अलावा कई MOU साइन होने हैं बाहमी तिजारत के और एक दूसरे से ताबून के, और दोनों के मिलके मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स और मिलकर काम करने के। मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। तुर्की से जो तैयब एर्दोगान है उनको पाकिस्तान से ख़ास मोहब्बत है और एक ख़ास लगाव है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान का मुस्लिम ममालिक में एक नुमाया मुकाम है। तुर्की G20 का हिस्सा है। दुनिया की जो 20 बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनमें से एक इकॉनमी तुर्की है। तुर्की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं। उससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। लाहौर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और बेतहाशा दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तुर्की की इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन में तुर्की की बेतहाशा इन्वेस्टमेंट है। और अगर अब जिस तरह से वो आ रहे हैं और ये डुअल नेशनलिटी वाला जो इशू है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के जो लोग हैं उनको डुअल नेशनलिटी दें ताकि वो एक दूसरे तुर्की जो है वो पाकिस्तान में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अहम दौरा है। अब आप देखिए कि तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसने कश्मीर पर खुल के उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इवन एक टाइम ऐसा था कि मोदी ने कहा कि जनाब मैं उनका जो विजिट था तुर्की का उसने कैंसिल कर दिया। उसने कहा जी मैं तुर्की का विजिट नहीं करूंगा। और तुर्की ने बिल्कुल उनको तुर्की और इंडिया की जो ट्रेड जो एग्रीमेंट थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तुर्की को उसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कश्मीर के इशू पर हम पीछे नहीं हटेंगे।
एक तरफ आपके सामने अरब वर्ल्ड है जो ट्रेड के चक्रों में उन्होंने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। इवन उन्होंने पाकिस्तान को साफ जवाब दे दिया कि जनाब हम ट्रेड अपनी जगह पर है, हम कश्मीर पे कोई बात नहीं कर सकते, तो वो भागे सारे। तुर्की और मलेशिया ये दो वाहिद मुल्क थे जिन्होंने, मलेशिया ने 10 अरब डॉलर का जो तेल का एग्रीमेंट, उनको पाम ऑयल का जो एग्रीमेंट था, इंडिया ने सारे एग्रीमेंट कैंसिल किए, नुकसान हुआ। लेकिन मलेशियन उनके जो अपने ट्रेडर थे उन्होंने मलेशियन जो प्राइम मिनिस्टर उस पर प्रेशर डाला कि जनाब आप कश्मीर से पीछे हट जाएं ताकि हमारा जो नुकसान ना हो सके, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उनका सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी बात। अच्छा, इसी तरह तैयब अर्दगान जो हैं उन्होंने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो ये वो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं जिन पे रिलाइक पाकिस्तान कर सकता है, जिनके साथ पाकिस्तान आगे जा सकता है। ये एक नया मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है। और यही मेरा सवाल था खरल साहब, ये इससे तो फिर सऊदी अरब और दीगर ममालिक को बड़ी परेशानी होगी। अभी इमरान खान साहब भी जब गए मलेशिया, उन्होंने कह दिया जी अब तो मैं आऊँगा, और कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ दोस्त ममालिक को, लेकिन वो गलत थे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, डिवीज़न नहीं है। तो ये तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ये लग रहा है आपको कि ये इकट्ठे होंगे ही होंगे जितना मर्जी प्रेशर आ जाए? मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए एक ब्लेसिंग है कि तीन एक जो आलमी सतह पर जो बड़े लीडर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है पूरी दुनिया के अंदर, एक तो इस्लामी क़ुव्वत के हवाले से, फिर इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और जो महातिर मोहम्मद जो मलेशियन जो हेड है, और उसके बाद जो तैयब अर्दगान जो तुर्की के सदर हैं। ये तीन तुर्की का एक बहुत बड़ा अहम, जिस तरह डोगर साहब ने बड़ी डिटेल बताई, इकॉनमी के हवाले से, हर हवाले से उसकी अहमियत है हर तरीके से। मलेशिया के हवाले से बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान ठीक है, इकोनॉमिक अगर इंडिकेटर के हवाले से हम थोड़ा पीछे हैं, तो फौजी लिहाज से, फिर अपनी खिते में इसकी अहमियत के हवाले से, एटमी हवाले से, ये जो तीन मुल्कों वाला जो मामला है। और फिर एक और बात इसमें सबसे बड़ी है, तुर्की ने, मोदी ने जब धमकी दी तो उन्होंने कहा बेशक इसमें हमें कोई मसला ही नहीं है, आप कर लें। आपने तो कहा मोदी ने धमकी भी कायदा लगाई थी, तुर्की से उन्होंने कोई घास मोदी को नहीं डाली, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। फिर आप देखें कारके का मामला आया, सिर्फ एक बात अभी रिसेंटली, यार अरबों रुपया में, यानी कितने अरबों डॉलर के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ टोपियां पहन के घूमते थे इधर, आनियां जानियां, वो देखा है ना, आनियां जानियां और किकबैक कमीशन और मनसूबे पीपल्स पार्टी का सारा किया वो करते थे। और पीपल पार्टी के दौर में मिला, मिलीभगत करके इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन में जाके पाकिस्तान के ऊपर मिलीभगत से। अब वही अगर बात होती सही, वो तो शायद वो जो रफी ने वो स्टेटमेंट दे के और हुकूमत और इमरान खान और अगर तैयब अर्दगान मामले में ना पड़ते तो अरबों डॉलर हमें देना पड़ता था। तो ये पाकिस्तान के ऊपर प्रैक्टिकल उनका एहसान है हर मामले में। कश्मीर के इशू पे अपने ट्रेड को नुकसान पहुंचाया, ये आपको जो जुर्माना था वो माफ कराया, बड़ी बात है। और ये 2 दिन का दौरा है और इसमें और कहा जा रहा है कि तकरीबन 70 से ज़्यादा मुआहदों पर दस्तखत होंगे, जो बहुत बड़ी बात है। और असल चीज़ है कि दोनों के दरमियान ताउन की बात है, ये नहीं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तिजारत है, मिलकर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।